मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे फिटर फाइटर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा फिटर फाइटर चैनल आईटीआई से रिलेटेड, आईटीआई अप्रेंटिस से रिलेटेड, आईटीआई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता है। तो यदि आप नए हो तो हमारे चैनल फिटर फाइटर को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम एक नई क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। वो क्वेश्चंस ये है कि जैसे हम आईटीआई से अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो हमें अप्रेंटिस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और एग्ज़ाम देना पड़ेगा तो इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। ये सभी के मन में यही क्वेश्चंस रहता है कि भाई हम अप्रेंटिस कहीं से भी अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो हमारी इस अप्रेंटिस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। इसमें मैथ आएगी कि साइंस आएगी कि ट्रेड थ्योरी आएगी कि जीके आएगी कि रीजनिंग आएगी। यही क्वेश्चंस हमारे सभी आईटीआई वाले बच्चों के मन में घूमता रहता है। तो हम अभी आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे और आप सभी को समझाएंगे कि आईटीआई से जो अप्रेंटिस करते हैं उसका पैटर्न क्या होता है और ये कैसे क्या निर्धारित किया जाता है अप्रेंटिस के एग्ज़ाम को। तो उसी को लेकर के हम सारी बातें आज आपको समझाएंगे, और मुझे विश्वास है कि जब ये आप वीडियो पूरा देख लोगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि भाई इस अप्रेंटिस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो ये जो अप्रेंटिस होती है वो एनएपीएस और अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अनुसार होती है। जो भी अप्रेंटिस होती है हमारी आईटीआई के बाद वो एनएपीएस, ये नया एक्ट बना हुआ है। और जो अप्रेंटिस एक्ट 1961 था, ये 1961 में बनाया गया था संविधान में। तो ये दो रूल्स के तहत हम अप्रेंटिस करते हैं। तो ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, जब भी कहीं से अप्रेंटिस करें तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें कि वो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत होनी चाहिए और एनएपीएस पोर्टल के द्वारा उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यदि आप इन दोनों से रिलेटेड करते हैं तो आपकी अप्रेंटिस फ्रॉड नहीं होगी, सही मानी जाएगी, वो भारत सरकार के अधीन मानी जाएगी। तो ये दोनों के अनुसार मैं समझाऊंगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या होना चाहिए। अप्रेंटिस पेपर का कोई लिखित सिलेबस क्यों नहीं होता है। देखिए, इसमें एक मैंने पॉइंट लिखा है कि इसका लिखित सिलेबस क्यों नहीं होता है, कि भाई इसमें क्या क्या आएगा कुछ पता नहीं रहता है ना। तो जब वैकेंसी निकलती है आईटीआई से अप्रेंटिस की तब बताया जाता है, जब एग्ज़ाम के समय बताया जाता है, ना कॉल लेटर में बताया जाता है। तो ये ऐसा क्यों नहीं है इसका कोई स्टैंडर्ड। तो मैं अभी इसको समझाता हूँ और पहुँच चलते हैं हम जहाँ पर डिस्प्ले पर, ठीक है ना। तो हम डिस्प्ले से आपको समझाते हैं। चलो डिस्प्ले पर पहुँचते हैं और आपको बता देते हैं कि किस तरीके से अपन को। तो ये पॉइंट पर हम आ गए हैं। इसमें सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, इसमें मेन चीज़ हमें ये समझना पड़ेगी अप्रेंटिस के मुख्य बिंदु क्या है। ये जो हमने ऊपर हेडिंग डाली हुई है कि अप्रेंटिस के मुख्य बिंदु क्या है, ये समझना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना पड़ेगी कि जो अप्रेंटिस होती है, अप्रेंटिस जो होती है, अप्रेंटिस जो होती है या जो ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग जिसे हम अप्रेंटिस ट्रेनिंग कहते हैं, वो आईटीआई के बाद होती है। किसके बाद होती है? आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिस होती है, ठीक है ना। तो अब आईटीआई के बाद हमें अप्रेंटिस करना है तो इसमें क्या क्या रोल होता है किसका। तो नंबर एक बता दें, सबसे पहले जो अप्रेंटिस होती है हमारी अप्रेंटिस, तो इसमें मेन जो हमारा रोल होता है वो भारत सरकार का होता है। किसका होता है? भारत सरकार का रोल होता है। मेन होता है किसका रोल? भारत सरकार का जो मुख्य रोल होता है वो भारत सरकार का होता है, ठीक है ना। अब इसमें भारत सरकार क्या काम करती है? भारत सरकार इसमें जो एनएपीएस के तहत उसमें रजिस्ट्रेशन कराती है। क्या कराती है? रजिस्ट्रेशन कराती है। और रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है तब इसके बाद हम अप्लाई करते हैं किसी फैक्ट्री में, ठीक है। तो इसमें किस किस का रोल हो गया अप्रेंटिस में? देखिए, अप्रेंटिस में दो दो का रोल हो गया। सबसे पहला रोल हो गया हमारा किसका? सरकार का। किसका रोल हुआ? हमारा सरकार का रोल हुआ। दूसरा किसका रोल हुआ? कारखाने का, ठीक है ना। समझना ध्यान से, अगर ये पॉइंट आपने समझ लिए मेन बिंदु तो आप समझ जाओगे। आप आईटीआई करे हुए हो, आपने पहले एनएपीएस पे आपने, एनएपीएस जो होता है, एनएपीएस पर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, ये मैंने लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। इसका रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने कारखाने की होम पेज साइट पर जा कर के, इस कारखाने की जो होम पेज साइट होती है, होम पेज साइट पर जा कर के आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें हमें एनएपीएस का कोई एक नंबर होता है, वो नंबर हमें इसमें डालना पड़ता है। यानी दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। एनएपीएस में रजिस्ट्रेशन, फिर कारखाने में अप्लाई। यानी कि सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर कारखाने में अप्लाई करना है।
तो इसमें अपेंडिक्स के मुख्य बिंदु में ये होता है कि हमारा जो अपेंडिक्स हम करेंगे वो अपेंडिक्स करेंगे हम कारखाने में। तो NAPS और अपेंडिक्स एक्ट 1961 ने और NAPS ने, किसने? NAPS ने ये पूरा का पूरा परीक्षा, जो परीक्षा होती है, परीक्षा का पूरा का पूरा भार कहें, निर्णय कहें, निर्णय कह सकते हो, परीक्षा का पूरा निर्णय जो रखा गया वो कारखाने पर रखा। किस पर? परीक्षा का पूरा निर्णय किस पर रखा? कारखाने पर। कारखाना जो होता है वो अपने हिसाब से एग्जाम कंडक्ट करा सकता है। इसमें हमारे जो NAPS हैं, NAPS और ये कोई भी NAPS हुआ या अप्रेंटिस एक्ट हुआ, ये कुछ भी उसमें इंटरफियर नहीं कर सकते। कारखाना चाहे तो एग्जाम कंडक्ट करवा ले, कारखाना चाहे तो मेरिट से ले ले, ठीक है ना, कारखाना चाहे तो उसमें GK दे दे, कारखाना चाहे तो उसमें टेक्निकल दे दे, कारखाना चाहे तो मैथ दे दे। ये कारखाने पर डिपेंड करता है। अभी कारखाने पर डिपेंड क्यों करता है? क्योंकि जो जगह है, जगह जो जगह मिलती है अप्रेंटिस वाले बच्चों को, वो कहाँ मिलती है? वो मिलती है कारखाने में, फैक्ट्रीज में। कहाँ मिलती है? वो जगह मिलती है फैक्ट्रीज में। इसलिए फैक्ट्री का अहम रोल है, ठीक है ना। जगह, मशीनें सभी कहाँ मिलती हैं? सभी फैक्ट्री में अवेलेबल होती हैं। इसीलिए सरकार ने फैक्ट्री को ही मेन माना कि भाई आप अपने तरीके से उसमें वैकेंसी लीजिए, चाहे पेपर कराइए, चाहे मेरिट से कराइए, जो आपको करना है करिए, लेकिन आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये मेन इसमें जो अहम भूमिका है वो कारखाने की है, यानी कारखाना अपने हिसाब से करेगा। अब इसमें अगले बिंदु पर हम पहुंच चलते हैं। ये तो बताया हमने किस तरीके से क्या होता है, किसका अहम रोल है, क्या है। अगला मैं बता देता हूँ, अप्रेंटिस जो होती है ये होती है अस्थाई, ठीक है, अस्थाई है। और ये एक प्रकार की ट्रेनिंग है, कोई ये नौकरी नहीं है। एक प्रकार की कहा, ये ट्रेनिंग है, कोई ये नौकरी नहीं है। इसलिए जब ये अस्थाई है, ट्रेनिंग है, ठीक है, नौकरी नहीं है, 1 साल के लिए है, तो इसीलिए इसका कोई सिलेबस नहीं होता है, क्योंकि ये एक नाम मात्र का 1 साल के लिए ट्रेनिंग पर रखा जाता है। अगर ये नौकरी होती, ये क्या होती? नौकरी होती, स्थायी होती, तो इसमें एक स्टैंडर्ड सिलेबस होता है। जैसे कि अन्य नौकरियों का स्टैंडर्ड सिलेबस होता है, वैसे ही इसका भी एक सिलेबस होता। हम चलते हैं अन्य पर। देखिए, अभी मैंने ये पॉइंट आप लोगों को समझाई दिया है कि अप्रेंटिस सिलेक्शन किस पर निर्भर करता है। तो ये अप्रेंटिस सिलेक्शन जो है फैक्ट्रीज पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? फैक्ट्रीज पर निर्भर करता है। किस पर? फैक्ट्रीज पर। मैंने आपको बता दिया। अब फैक्ट्रीज पर कौन इसको अधिकार दिया? वो दिया है अप्रेंटिस का जो एक्ट है वो 1961 वो दिया है, और NAPS दिया है। NAPS कह रहा भाई आपको फैक्ट्री में अप्रेंटिस कराना है तो आप अपने तरीके से ही सिलेक्शन करिए, चाहे ऑनलाइन पेपर करिए, चाहे ऑफलाइन पेपर करिए, ठीक है ना, चाहे लिखित पेपर करिए, चाहे मेरिट से करिए, ये आपका मामला है। तो ये इन दोनों कंपनियों ने, गवर्नमेंट कंपनियों ने फैक्ट्रीज़ को अधिकार दिए हैं। तो ये फैक्ट्रीज़ पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ये फैक्ट्रीज़ पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है ना। जो भी आप उसमें पूछना चाहते हैं आप पूछिए, बस आप अप्रेंटिस की ट्रेनिंग कराइए। अगले पॉइंट पर पहुंचते हैं, अप्रेंटिस का सिलेबस क्यों नहीं। अब पूरा बात आप समझ गए होंगे कि अप्रेंटिस का कोई सिलेबस क्यों नहीं होता है। सबसे पहली बात मैंने आपको बता दी, सबसे पहली बात, ठीक है ना, कि ये कोई नौकरी नहीं है, ठीक है ना, ये कोई नौकरी नहीं है, ये नौकरी नहीं है, ये एक प्रकार की क्या है? ट्रेनिंग है। क्या है? एक प्रकार की ट्रेनिंग है, ठीक है ना। इसलिए इसका कोई सिलेबस नहीं होता है, पहली बात हो गई। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, भारत सरकार, भारत देश में भारत देश जो हमारा है उसमें हजारों फैक्ट्रियाँ हैं। कितनी फैक्ट्रियाँ? हजारों। तो सभी फैक्ट्री, भारत देश में हजारों फैक्ट्रियाँ हैं और सभी ट्रेनिंग कराती हैं। हजारों फैक्ट्रियाँ सभी ट्रेनिंग कराती हैं,
ठीक है ना। तो सभी जो कंपनियां होती हैं वो अपने अपने हिसाब से अपना अपना पेपर कराती हैं। कोई मैथ पूछता है, कोई रीजनिंग पूछता है, कोई जीके पूछता है, कोई ट्रेड थ्योरी पूछता है। क्यों? क्योंकि इसमें ये कंपनी को अधिकार दिए गए हैं कि उसको किस तरीके से बच्चों को सिलेक्शन कराना है, किस तरीके से क्या करना है। ये एक प्रकार का एक छोटा वर्क है, ये गवर्नमेंट नौकरी नहीं है, इसमें भारत सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है, इसमें कारखाना अपना हिसाब से करेगा। तो अब इसमें जैसे मान लीजिए कि IOCL है, ठीक है, IOCL है, IOCL अपने तरीके से जो है IOCL करेगी जो करेगी, ठीक है ना। जो IOCL होता है वो अपने तरीके से करेगा, BHEL अपने तरीके से करेगा, ठीक है। जो वार्क है BARC अपने तरीके से पेपर करेगा, रेलवे अपने तरीके से करेगा, ठीक है। तो सब अपने अपने तरीके से करते हैं। तो मैंने आपको बता दिए कि इसका सिलेबस लिखित सिलेबस नहीं होता है, इसका कोई भी लिखित सिलेबस नहीं है, ये कंपनी पर डिपेंड करता है। बस आप उससे ये अंदाज़ा लगा सकते हो उस एरिया से कि अगली साल कैसा पेपर आया था इस BHEL का या NTPC का या बार्क का। अगले एरिया में मान लीजिए बिहार में कोई पेपर हुआ था तो उसमें कैसा आया था, या राजस्थान में हुआ था तो कैसा आया था। तो पिछले साल के पेपर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, अन्यथा इसका कोई ऐसा लिखित सिलेबस नहीं होता, इसलिए परेशान नहीं होना है। तो फिर हम इसकी तैयारी कैसे करें, क्या करें, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। इसकी तैयारी करने के लिए देखिए, हम ITI करे हुए रहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें थ्योरी पढ़िए। क्या पढ़िए? थ्योरी। जो जिसकी हो, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो तो इलेक्ट्रीशियन की पढ़िए, फिटर हो तो फिटर की पढ़िए, मैथ पढ़िए, ठीक है। सब कुछ पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई सिलेबस नहीं होता। मैथ पढ़िए, मैथ के पास साइंस पढ़िए, ठीक है, साइंस पढ़िए, साइंस के बाद रीजनिंग पढ़िए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ आपको पढ़ के चलना पड़ेगी। ये चारों चीज़ें एक साथ लेके चलिए, ठीक है ना। ये सब चीज़ लेके चलोगे अगर एक साथ आप, तो आपको अप्रेंटिस में तो सिलेक्शन हो गई, प्लस आपका गवर्नमेंट जॉब में भी सिलेक्शन हो जाएगा। और अप्रेंटिस से रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो आप हमारे चैनल फिटर फाइटर पर कमेंट जरूर करें, हम आपकी समस्या को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भील, जय भारत।